हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप सभी का मैं हिमांशु मित्तल तिलक एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है, हमारी शिक्षण वीडियो की क्लासें चल रही हैं और शिक्षण वीडियो की क्लासों में हम मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम विज्ञान की प्रकृति, ब्लूम टेक्सोनोमी को डिस्कस करके आ चुके हैं और अब हम मेथड्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी दोस्तों का विज्ञान और गणित की शिक्षण विधियों में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम मेथड्स को डिस्कस कर रहे थे, आपको भी पता है, और हमने कल दो विधियों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रदर्शन विधि को देखा कि प्रदर्शन विधि किस तरह से शिक्षण में उपयोगी होती है। प्रदर्शन विधि के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हमें बच्चों को डेमोस्ट्रेट करके किस तरीके से पढ़ाना चाहिए और किस तरीके से हम बच्चों को एक स्थायी ज्ञान की ओर अग्रसर कर सकते हैं। साथ ही हमने प्रयोगशाला विधि के बारे में भी जाना था और प्रयोगशाला विधि और प्रदर्शन विधि दोनों विधियों में काफी समानताएं थी। दूसरा, हमने देखा कि जो प्रदर्शन विधि है वो प्रयोगशाला विधि और व्याख्यान विधि का एक सम्मिलित मिश्रण है। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस करके आ चुके थे। अब आज की जो क्लास है, उस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि के बारे में दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तभी आप लोगों को काफी सारी चीजें जानने को और सीखने को मिलेगी। हमारा उद्देश्य शिक्षण विधियों को रटना नहीं है। हमारा उद्देश्य शिक्षण विधियों को समझना है और हम एक एक शिक्षण विधि को इस तरह से समझेंगे कि जब भी हम एग्जाम में जाएं, तब हमारी इतनी अच्छी कमांड हो कि जो भी क्वेश्चन आए वो झट से सोल्व हो जाए। अब आप देखिए दोस्तों, एक विधि है जिसका नाम है ह्यूरिस्टिक विधि। इस विधि से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि इस विधि के नाम ही अलग अलग है। तो नाम अलग अलग होने की वजह से इस विधि को एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि, साथ में खोज विधि, खोज है तो अनुसंधान भी बोल सकते हैं, अनुसंधान विधि भी आप इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, डिस्कवर्ड विधि में ही आएगा। तो इस विधि के एक तरह से तीन नाम हो गए, ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि और अनुसंधान विधि। अब दोस्तों, इस विधि के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस विधि में विद्यार्थी स्वयं अपने प्रयासों से, इस लाइन को नोट कीजिएगा, स्वयं अपने प्रयासों से, ठीक है, स्वयं अपने प्रयासों से ज्ञान और तथ्य खोजते हैं। ठीक है, विद्यार्थी स्वयं कुछ कर रहा है, जैसे प्रयोगशाला विधि में करता है ना, तो कहीं ना कहीं रिलेट करके चलिएगा चीजों को। यह एक छात्र केंद्रित
शिक्षक पद्धति है। अब आप मुझे बताइए कि स्टूडेंट सेंटर जो विधि थी, वो कौन सी विधि थी जो हमने कल डिस्कस की थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि प्रयोगशाला विधि और प्रदर्शन विधि में से कौन सी विधि स्टूडेंट सेंटर्ड थी, जिसमें छात्र जो होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। इसमें शिक्षक की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं फैसिलिटेटर की तरह है। देखिए, चीजें शिक्षण विधियों के अंदर एकदम कनेक्टेड है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है। यदि आप एक एक चीजों को समझते हुए जाएंगे तो आगे और भी चीजें आसान लगती जाएंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि हर एक चीज आपको आसान लगने लग जाएगी, जिसमें शिक्षक सीधे जानकारी देने के बजाय छात्र छात्रों को समस्या प्रस्तुत करते हैं और उन्हें स्वयं ऑब्जर्व करना, ठीक है, उसकी टेस्टिंग करना, फिर परिकल्पना बनाना और परीक्षण करके उसका समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है। एक छात्र को मार्गदर्शक देता है कौन? शिक्षक। होरिस्टिक विधि में सिर्फ ओनली मार्गदर्शक देता है। वो कहीं भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं करता कि आप ये चीज करो। वो बताता है कि आपको ये चीज इस तरह से करनी है और ये चीज इस तरह से करनी है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि छात्र को जब समस्या मिलती है तो वो उस समस्या का खुद ऑब्जर्व करता है कि ये समस्या क्या है। ठीक है। और ये हम अवलोकन, निरीक्षण, परिकल्पना, परीक्षण, समाधान, ये सब डिस्कस करके आ चुके हैं दोस्तों। और ये चरण थे। तो यदि आप इन चीजों को समझ गए और एक बार यदि आप इन चीजों को जान गए तो आप लोगों के लिए शिक्षण विधि बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस विधि का मूल उद्देश्य छात्रों में खोज की प्रवृत्ति, वैज्ञानिक सोच, आलोचनात्मक क्षमता एवं स्वायत्तता, ठीक है, वो स्वयं करे। ठीक है। आत्मनिर्भर वाली चीज है। हम खुद करके और खुद बताएंगे। छात्रों में खोज की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो इस विधि का जो मेन तात्पर्य है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ये विधि एक चीज बताने की कोशिश कर रही है कि बालकों को कम से कम बताया जाए और उनको स्वयं अधिक से अधिक खोज कर सत्य को पहचानने के लिए प्रेरित किया जाए। वो उनको कोई भी चीज है वो कम से कम बताई जाए, उनके सामने समस्या प्रस्तुत कर दी जाए और वो खुद अपना समाधान निकाले, खुद अपना ऑब्जर्व करे, खुद अपना निरीक्षण करे, खुद अपनी परिकल्पना बनाए। तो वो कौन सी विधि है दोस्तों? ह्यूरिस्टिक विधि। और काफी क्वेश्चन इस विधि से अब तक पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस विधि को आप बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस विधि के प्रमुख चरण, इस विधि के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? देखिए, पहला चरण है कि समस्या का प्रस्तुतिकरण। समस्या का क्या है? प्रस्तुतिकरण। शिक्षक छात्र के सामने एक समस्या या प्रश्न रखता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना कि किस तरह से छात्र इस विधि को काम में ले, तो शिक्षक क्या कर रहा है? छात्र के सामने एक प्रश्न रख दिया,
छात्र क्या कर रहा है? तथ्यों की खोज। सेकंड चरण क्या है? तथ्यों की खोज। छात्र समस्या से संबंधित तथ्यों की खोज करता है और उसको कलेक्ट करता है। तथ्यों से तथ्यों को क्या करता है? कलेक्ट करता है कि इस चीज को सोल्व करने के लिए मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। उस चीज की वो क्या करता है? खोज करता है, फिर उस चीज को कलेक्ट करता है। परिकल्पना का निर्माण। फिर परिकल्पना का निर्माण करता है। छात्र तथ्यों के आधार पर समाधान के लिए अनुमान लगाते हैं। अब आपके पास कोई चीज है जिस चीज को आपको क्रिएट करना है, तो पहले आपके पास बहुत सारी चीजें माइंड में आएंगी। ये भी, ठीक है। फिर आप उनके आधार पर बहुत सारी चीजों से एक कंक्लूजन निकालना। ठीक है, जैसे नियम से सिद्धांत बनते हैं, तो समाधान के लिए अनुमान लगाते हैं कि अ, इसका समाधान इस चीज से निकल सकता है या नहीं। फिर परीक्षण करता है, परीक्षण और निरीक्षण। ठीक है, छात्र अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि ये चीज जो मैंने की है वो सही है या गलत है। टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एक एग्जांपल के माध्यम से कि उसके सामने जैसे कोरोना वायरस था, वो एक समस्या थी। तो कोरोना वायरस जब आया तो वो एक समस्या पैदा हो गई। उस समस्या से संबंधित जितनी भी चीजें थी वो सब कलेक्ट की गई कि ये समस्या क्यों हो रही है, किस पेशेंट में हो रही है। ठीक है, फिर उसके समाधान के बहुत सारे अनुमान लगाए गए, बहुत सारी टेस्टिंग की गई, बहुत सारी वैक्सीन यूज की गई। इसका इलाज ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। ठीक है, फिर जब बहुत सारी टेस्टिंग करने के बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि हाँ, इस चीज का इस चीज से इलाज हो सकता है। तो फिर उन्होंने टेस्टिंग की। अब वो टेस्टिंग किस पर की? एनिमल्स पर की या फिर किसी ऐसे पेशेंट पे की, ठीक है, जिसकी डेथ होने वाली हो, उस पर टेस्टिंग की। फिर निष्कर्ष या नियम निर्माण। फिर उन्होंने उस चीज का क्या कर दिया? लास्ट कंक्लूजन कोविशील्ड बनाकर हमें क्या कर दी? दे दी। तो निष्कर्ष तक पहुंचना। ठीक है, तो इस चीज को आप रिलेट कर पाए होंगे कहीं ना कहीं। अब ह्यूरिस्टिक विधि के लाभ क्या हैं दोस्तों? ये छात्रों में सक्रिय जुड़ाव एवं सीखने की अभिरुचि बढ़ाता है, इंटरेस्ट पैदा करता है। ठीक है, और छात्रों में एक्टिवनेस पैदा करता है। यदि छात्र एक्टिव होंगे तो वो कहीं ना कहीं चीजों को ज्यादा सीख पाएंगे। आलोचनात्मक सोच डेवलप होती है, सृजनात्मकता डेवलप होती है। ठीक है, सेल्फ क्रिएटिविटी जिसे आप बोल सकते हैं, एवं समस्या समाधान कौशल विकसित होता है। समस्या समाधान को हम काफी बार डिस्कस कर रहे हैं, हर पहली क्लास से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। इसलिए आपकी जीवन में जब भी समस्याएं आए, तो आप के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस समस्या को खुद से सोल्व कर सकते हो, और वो समस्या आपको छोटी लगनी चाहिए। यही हमारा जीवन की सच्चाई है। अब हमारे सामने चुनौती है कि हमें एग्जाम फाइट करना है, ये एक समस्या है। लेकिन हमें अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो समस्या हमें छोटी लगे, और उस समस्या का समाधान हम कर सकेंगे। और वो समस्या समाधान कब होगा? जब हम चीजों को, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिर उस चीज को यदि हम अप्लाई कर पाएंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। यह विधि छात्रों को आत्मनिर्भर बनाती है। देखिए दोस्तों, मैं भी बता ही रहा ना आपको कि आत्मनिर्भर वाली चीज होनी चाहिए। हम खुद कर सकते हैं, एवं मौलिक खोज को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, छात्रों में खोज की प्रवृत्ति क्या होती है? विकसित होती है। तो इन चीजों को यदि आप समझ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रमुख चरण के बाद हमने ह्यूरिस्टिक विधि के लाभों को जाना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ह्यूरिस्टिक विधि की सीमाएं। हम डीमेरिट्स सभी विधियों के देखते हैं, ताकि हमें एक माइंड में एक चीज क्लियर हो जाए कि इसके
क्या लाभ है और इसके क्या लाभ नहीं है। यह विधि सभी छात्रों एवं स्तरों के लिए उपयुक्त नहीं होती। अब देखिए दोस्तों, यदि आप इस विधि को छोटे बच्चों के ऊपर जाकर अप्लाई कर दोगे और उनको बोलोगे कि आप इसकी इस विधि के माध्यम से खोज कीजिए, तो क्या वो खोज कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो सभी विद्यार्थी का आईक्यू लेवल समान नहीं होता है। आप जब क्लास में जाओगे तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी मिलेंगे जो पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे जिनका आईक्यू लेवल बहुत तेज है, और कुछ विद्यार्थी मध्यम स्तर के होते हैं। यदि आप उनके ऊपर प्रयास करोगे तो वो भी फर्स्ट की श्रेणी में आ सकते हैं, और जो एकदम लास्ट है वो मध्यम स्तर पर आ सकता है। लेकिन हम हर व्यक्ति को एक समान कार्य दे दें। जिसका आईक्यू लेवल तेज है उसको भी आपने वही टास्क दे दिया जो आपने एकदम बिल्कुल जीरो आईक्यू लेवल वाले को दे दिया, तो दोनों उस चीज को सेम तरीके से नहीं कर पाएंगे, सेम तरीके से सोच नहीं पाएंगे, और यही चीज फिर बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिरा देती है, उन्हें हतोत्साहित कर देती है। फिर उन्हें लगता है कि हम कभी कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। हमें इस चीज को विशेष ध्यान रखना होता है क्लास के अंदर कि हमें किस बच्चे को क्या कार्य देना है और क्या कार्य नहीं देना। दूसरा, इसे लागू करने के लिए एक प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है। ठीक है, ट्रेंड टीचर होना चाहिए एकदम। साथ ही ये समय लेने वाली और महंगी विधि है। यदि आप किसी चीज की खोज करोगे तो उस चीज के लिए आपको कुछ खर्च भी करना पड़ सकता है, और टाइम भी बहुत लगेगा। पाठ्यक्रम इस विधि के माध्यम से पूर्ण नहीं किया जा सकता। यदि समय लेने वाली विधि है तो आप समझ जाइए कि पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं किया जा सकता। यदि समय अधिक लग रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हर एक चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, हर एक चीज बताना संभव नहीं हो पाता। अब संक्षेप में यदि हम इस चीज को समझने की कोशिश करें एक समरी के रूप में, तो देखिएगा कि होरिस्टिक विधि एक वैज्ञानिक एवं सक्रिय शिक्षक दृष्टिकोण है जो छात्रों को स्वयं ज्ञान की खोज और समस्या समाधान में दक्ष बनाती है। ठीक है, यही चीज हम डिस्कस करके आए हैं, जिससे उनकी समझ और सोच क्षमता क्या होती है? डेवलप होती है। यह पद्धति विशेष रूप से शिक्षा, अनुसंधान एवं समस्या समाधान की प्रक्रियाओं में उपयोगी साबित होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब हम होरिस्टिक विधि को बिल्कुल अच्छे से समझ पाए हैं। अब हम नेक्स्ट विधि की ओर आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है दोस्तों प्रोजेक्ट विधि। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, इस विधि के भी दो नाम है दोस्तों, एक तो प्रोजेक्ट विधि, साथ ही परियोजना विधि। दोनों नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपसे परियोजना विधि नाम देकर भी पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों नाम आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने हैं। कुछ कुछ चीजें ही तो है जो ध्यान रखने की जरूरत है। ये एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी स्वयं किसी समस्या या कार्य को उद्देश्य पूर्वक, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए दोस्तों इसके अंदर, एवं योजना बनाकर पूरा करते हैं। प्रोजेक्ट जैसे होता है ना कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जब हम जाते हैं तो हमें एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि आपको इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। तो उसका एक उद्देश्य होता है कि ये प्रोजेक्ट मुझे किस चीज के लिए पूरा करना है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उसकी पूरी प्लानिंग बनाकर उसको पूरा किया जाता है। इस विधि की मूल अवधारणा जॉन ड्यूवी ने दी थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अवधारणा जॉन ड्यूवी के द्वारा दी गई थी, एवं इसका प्रतिपादन किसने किया था? इनके शिष्य
किलपेट्रिक ने किया था। किसने किया था? किलपेट्रिक ने। तो ये नाम आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? किलपेट्रिक ने किया था, और वही इस विधि के जनक माने जाते हैं। अवधारणा किसने दी थी? जॉन ड्यूवी ने। आपसे अवधारणा नहीं पूछी जाकर इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था या फिर इस विधि के जनक कौन माने जाते हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और कई बार पूछा भी गया है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में, देखिए, फैसिलेटर की तरह इसमें शिक्षक का रोल है, और विद्यार्थी सक्रिय अनुभव, एक्टिव होकर अनुभव से सीखते हैं। इस विधि में बच्चों को स्वतंत्रता होती है। उनको यदि प्रोजेक्ट दिया है तो वो अपना प्रोजेक्ट खुद से करेंगे। सामाजिकता होती है, तार्किक चिंतन होता है, एवं अन्वेषण की ऊर्जा का विकास होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इस विधि में क्या चीज होती है। इस विधि में बालक स्वयं अपनी रुचि से, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि यदि बच्चा कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, वो एक्टिव है। एक्टिव कब होगा? जब उसकी इंटरेस्ट है उसका, तो स्वयं अपनी रुचि से विषय वस्तु को या फिर जो भी उसको टास्क दिया गया है, ठीक है, उसमें एक सामंजस्य स्थापित करते हुए, सामंजस्य कैसे स्थापित होगा कि उस विधि से एक जुड़ाव होना, और वो एक हेल्पिंग नेचर के माध्यम से आप जुड़ाव कर सकते हो। ठीक है, आपके सहयोगियों के साथ आप उस चीज को डिस्कस करके, ठीक है, तो वो उस सामंजस्य स्थापित करके उस चीज को क्या करता है? सीखता है इस विधि में, अपनी रुचि से, अपनी रुचि से सीखता है, एक सामंजस्य स्थापित करके। अब देखिए इसकी विशेषताओं में और भी हम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। विशेषताएं देखिए, यह विधि करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग एवं जीवन द्वारा सीखने पर आधारित है। ठीक है, लर्निंग बाय लाइफ पर आधारित है। आप जीवन से सीखते हैं और करके सीखते हैं। ठीक है, विद्यार्थी एक समस्या को चुनकर उनका समाधान खोजते हैं। एक समस्या का चुना, फिर उसका क्या खोजा? समाधान। ठीक है, जिससे शिक्षा स्थायी और स्पष्ट होती है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी नॉलेज यदि स्थायी है, कॉन्शियस माइंड में फिक्स हो रही है, तो उसको चीज को आप कभी भूल नहीं सकते। ज्ञान है वो स्थायी होना चाहिए। ये नहीं आपने आज पढ़ा और एग्जाम दिया और सब कुछ गायब, वो आपने पढ़ा नहीं है, वो आपने रोट लर्निंग की है। ठीक है, और देखिए लर्निंग की एक विशेषता होती है, जिसका एक प्रोसेस है, LSRW, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। आप बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाइएगा। सबसे पहले लर्निंग, ठीक है, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, और फिर लास्ट में आता है राइटिंग। तो जितनी ज्यादा, सॉरी, लर्निंग, लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए? लिसनिंग होनी चाहिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, LSRW। जितना ज्यादा आप चीजों को सुनोगे और फिर उसके बाद बोलोगे, तो आप चीजों को उतना ही अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए आप इस क्लास को बहुत अच्छे से सुनिए, हर एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, और फिर उस चीज को बोलने की कोशिश कीजिए। उस चीज को आपने एक बार सुना, फिर आप खुद से उसको बोलने की कोशिश कीजिए, दूसरे को समझाने की कोशिश कीजिए। बस इतना करना। L और S दोनों को अपना लीजिए। ठीक है, आप सेलेक्ट हो जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे।
विद्यार्थी आत्मनिर्भर एवं सामाजिक गुणों से परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, यदि बच्चा खुद कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था, यदि आप किसी क्वेश्चन को खुद से करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इस विधि में योजना बनाना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अभिलेख रखना शामिल है। ठीक है, यदि प्रोजेक्ट विधि है तो प्रोजेक्ट का नाम ही है योजना। ठीक है, तो सबसे पहले योजना बनाई जाएगी, फिर उसको लागू किया जाएगा, फिर उसका मूल्यांकन किया जाएगा और फिर उसको अभिलेख बनाकर रख दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट में प्रिंट निकालकर कि हाँ हमने ये सब कुछ किया है, दैट्स इट। योजना बनाई जाएगी, फिर उसको लागू किया जाएगा, फिर उसको मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हाथ से कार्य करने, शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम किए जाने की महत्वता होती है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि ब्लूम टेक्सोनोमी में ये लाइन किस पार्ट को इंडिकेट करती है? ठीक है, ब्लूम टेक्सोनोमी को जब हम पढ़कर आए थे तो उसके 3 क्षेत्र हमने पढ़े थे। 3 क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को यह लाइन बताती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि हाथ से कार्य करने, शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम किए जाने की महत्वता होती है। तो ये आप लोगों को इसका आंसर मुझे देना है, यदि आप ब्लूम टेक्सोनोमी को पढ़कर आए हैं तो। और मैंने आपको पहले ही बताया था, हर चीज का रिलेशन है कहीं ना कहीं, और हम चीजों को सीक्वेंस वाइज बिल्कुल इसी तरीके से लेकर चल रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज चेन वाली प्रोसेस में समझ में आए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट मेथड के चरण। सबसे पहले परिस्थिति का निर्माण होगा, सिचुएशन की फॉर्मेशन होगी, फिर आपको योजना का चयन करना है और उद्देश्य निर्धारित करना है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, प्लानिंग बनानी है और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। फिर आपको क्या करना है? प्रोग्राम मेकिंग करनी है। प्रोग्राम अभी हमने पढ़ा ही था कि योजना का निर्माण। ठीक है, फिर उसको प्लान करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, क्रियान्वित करना है, फिर मूल्यांकन करना है और उसका रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, ये हमारा लास्ट का चरण था और यही चरण अभी हम पहले की लाइन में भी पढ़कर आए हैं, लेकिन एक तरीके से लिखे हुए होने से आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, इसलिए इसके चरण आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे कभी चरण ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि इसका चरण बताइए, सिर्फ दिमाग में चीजों को रखना है कि सबसे पहले सिचुएशन फॉर्मेशन होगी। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट मेथड का की फर्स्ट स्टेप क्या है, तो योजना का चयन होने से पहले सिचुएशन फॉर्मेशन होगी, परिस्थिति का निर्माण। ठीक है, परिस्थिति का निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक आप उस योजना का चयन कर ही नहीं सकते। योजना का चयन तो बाद में करना है, पहले परिस्थिति का निर्माण होना जरूरी है। सिचुएशन होगी तभी तो उस चीज के बारे में आप सोचोगे, प्लानिंग किसकी बनाओगे, आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर जिसके बाद प्रोग्राम मेकिंग होगी, फिर उसको क्रियान्वित करना है, फिर मूल्यांकन करना है और फिर उसका रिकॉर्ड रखना है। ये प्रोजेक्ट मेथड के चरण हैं और आप लोगों को इनको चरणों को भी अच्छे से ध्यान रखना है। ध्यान मतलब समझना है। ठीक है, जब भी मैं आपको बोलूं कि ध्यान रखना है, इसका मतलब आपको समझना है। अब देखिए प्रोजेक्ट मेथड के लाभ। तार्किक और अन्वेषणात्मक सोच का विकास होता है, वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने में की क्षमता बढ़ती है, विद्यार्थियों में सहयोग और सामाजिकता का विकास होता है और स्वायत्ता रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। ये चीज हम कहीं ना कहीं डिस्कस करके आ चुके हैं और घूम फिर के वही लाइनें वापस से आपके सामने आ गई। वास्तविक जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं, और ये लाइन हमने इससे पहले भी पढ़ी थी कि आपकी रियल लाइफ की जीवन से जुड़ी हुई समस्या, ठीक है, का समाधान ही क्या है? प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट विधि की परिभाषा किलपेट्रिक ने क्या दी थी? देखिए दोस्तों, उसको समझिए, और कहीं ना कहीं ये परिभाषा पूछ ली जाए तो ध्यान रखना है कि वह उद्देश्यपूर्ण कार्य जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण लगन से किया जाता है। प्रोजेक्ट क्या है? वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है। ठीक है,
जिसमें आपके पास उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, सामाजिक वातावरण में पूर्ण लगन के साथ किया जाता है, फुल एक्टिव होकर वो कार्य किया जाता है। ये परिभाषा कितने दी थी? किलपैट्रिक ने दी थी। अब इसके डीमेरिट्स की ओर हम बढ़ते हैं। इसके डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, यदि आप किसी को भी प्रोजेक्ट के माध्यम से सिखा रहे हैं, एक योजना बना रहे हैं, परिस्थिति का निर्माण किया जा रहा है, योजना बनाई जा रही है, फिर उसको क्रियान्वित किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है, फिर उसका लेखो जोखो रखा जा रहा है। कितनी लंबी विधि हो गई, समय बहुत अधिक लगता है। पाठ्यक्रम को टाइम पर कर पाना बहुत मुश्किल है। इस विधि से आप पाठ्यक्रम नहीं कर पाएंगे। छोटी कक्षाओं के लिए तो उपयोगी है ही नहीं है। यदि आप इसको छोटी कक्षाओं में उपयोगी करेंगे तो बच्चे पागल हो जाएंगे। वो पढ़ना तो दूर, स्कूल आना ही बंद कर देंगे। ठीक है, इसलिए हम इस विधि को छोटी कक्षाओं के लिए तो बिल्कुल उपयोग नहीं ले सकते। साथ ही पाठ्यक्रम भी इससे समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना मुश्किल है। प्रोजेक्ट विधि महंगी होती है क्योंकि इसके लिए पुस्तकालय सामग्री और ट्रेन टीचर की आवश्यकता होती है, जो हर विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। और साथ ही यदि आप, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ छात्रों का आईक्यू लेवल अच्छा होता है, तो सभी छात्रों के आप इस पर समान रूप से लागू नहीं कर सकते। प्रत्येक चीज को आप इस तरीके से नहीं पढ़ा सकते। तो ये प्रोजेक्ट विधि के कुछ डिमेरिट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। तो मुझे लगता है कि आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी ये सब चीजें नॉर्मल है। अब आप लोग जब इतना सारा सब कुछ मैंने पहले ही बता दिया, तो फिर इनको वापस से डिटेल करके आप लोगों को बताना, मुझे नहीं लगता कि वापस से इतना समझाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फ्री हमने हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश की है, और हर एक चीज को इस तरीके से पढ़ने की कोशिश की है कि आपको हर एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ आए। तो मुझे लगता है कि आप आज इन दोनों विधियों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और समझने के साथ ही मैं आशा करता हूं कि आपने इनको अपने कॉन्शियस माइंड में फिट कर लिया होगा। ठीक है, ये आपका जो ज्ञान है आज का, वो स्थायी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मेरे द्वारा जो ज्ञान आज का आपको दिया है, ये स्थायी ज्ञान होना चाहिए, ना कि रटने वाला। ठीक है दोस्तों, आज की ये क्लास जिसमें हमने दो विधियों को डिस्कस किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी ताकत है, मेरा आत्मविश्वास है, और यही मुझे मोटिवेट करता है। तो ये मोटिवेशन बना रहे, और आप लोगों का प्यार इसी तरीके से मिलता रहे। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज को आपको इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, और हम ये करते रहेंगे, और एक दिन हम जीत जाएंगे। इसी आशा के साथ आप सभी से आज के लिए अलविदा लेना चाहूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नई ऊर्जा, नए जोश और नई विधियों के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।